हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज डिस्कशन। एक देखो, आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि टाइमिंग को लेकर थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी सी है कि देखो हिंदू ना कभी बहुत लेंदी आता है, कभी बहुत अच्छे टॉपिक्स आ जाते हैं, कभी थोड़े से लाइट टॉपिक्स आ जाते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जिस दिन ज्यादा टॉपिक्स आते हैं या फिर कुछ अच्छा टॉपिक्स आता है तो उस पर रिसर्च ज्यादा करनी पड़ती है, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। बट 12:30-1 बजे तक मैक्सिमम आपको डेली द हिंदू मिल जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग उसको अपने शेड्यूल में इस तरीके से डालो कि 12:30-1 बजे आपको डेली देखना है। कल बहुत सारे बच्चों ने फीडबैक दिया कि सर लाइव क्लासेस में जो है लाइव हिंदू अगर आप करते हैं तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो आप रिकॉर्डेड ही डालिए। एंड इन दी एंड स्टूडेंट्स आर द किंग, तो आप लोग जो चाहेंगे वही होगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का द हिंदू न्यूज डिस्कशन। आज है 13 जैन 2023 और शुरू करते हैं हमारे आज के डिस्कशन को। ठीक है, उससे पहले अगर आप लोग क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो क्लैट यूजी 2024 के लिए हमारा एवेंजर बैच शुरू हो चुका है। आप इसमें चाहें तो इनरोल कर सकते हैं, सारी डिटेल्स यहाँ लिखी हुई हैं। क्लैट यूजी 2025 के लिए हमारा विजेता बैच शुरू हो चुका है, आप चाहें तो इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज और है, आप लोग डिस्क्रिप्शन से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन से आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद वहीं से जो है आप इस कोर्स का डिटेल भी देख सकते हैं। ठीक है, डेमो क्लासेस भी वहां पे अवेलेबल हैं, आप चाहें तो डेमो क्लासेस देखना चाहें तो वो भी वहां से देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, पीपीटी आई थिंक मैंने ना गलत ओपन कर दी है और इसीलिए मुझे दिक्कत हो रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आज वाली पीपीटी ओपन कर देता हूं। यही प्रॉब्लम हो जाती है यार इसमें, है ना, अगर बंदा टेक्निकल ज़्यादा ना हो तो यही होता है। अब देखो मेरे साथ वही हो रहा है ना। जस्ट गिव मी अनदर 1 मिनट। ये तो फिर वही आ गया यार। चलिए, सबका नाम क्योंकि देखो सेम होता है ना, द हिंदू एनालिसिस, तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाती है पीपीटी को डालने में। शायद यही है, अब शायद मैं इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही खोल दिया यार। चलो तो शुरू करते हैं फिर हमारे आज के द हिंदू न्यूज डिस्कशन को। सबसे पहले देखिए, एक आर्टिकल ना मैंने कल का उठाया है। कल द हिंदू में एक आर्टिकल आया था रिगार्डिंग चाइनाज ऑयल गैम्बिट इन तालिबान अफगानिस्तान। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, कभी कभी कोई आर्टिकल में पूरी बातें नहीं होती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ऐसे केसेस में मैं ये करता हूं कि भाई उसको छोड़ देता हूं, जब 3-4 जगह से उसके बारे में पढ़ लिया जाता है फिर आपके लिए हम उसका एनालिसिस लेके आते हैं। तो पहले जो है हम इस वाले आर्टिकल को कवर करेंगे, फिर हम आज की न्यूज़पेपर देखेंगे। देखो पहले ना मैं आपको इस आर्टिकल के बारे में समझाऊं तो थोड़ा सा आपको मैं जियो पॉलिटिक्स समझाना चाहता हूं, तालिबान चाइना के बीच में चल क्या रहा है। देखो अफगानिस्तान से जब यूएस गया तो हुआ क्या कि तालिबान सत्ता में आया। तालिबान के सत्ता में आने के बाद ना विश्व की बहुत सारी कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि हम जो है अब तालिबान से या अफगानिस्तान से रिश्ता नहीं रखेंगे। तो अफगानिस्तान के साथ पहले जिस तरीके से लोग रिश्ता रखते थे वो रिश्ता धीरे धीरे कम होने लगा। अब रिश्ता से मेरा कोई मतलब है कि यहाँ पे कोई फैमिली रिलेशन तो है नहीं, रिश्ता मतलब ट्रेड करना, इकोनॉमी टाइज, ये सब चीजें बाकी कंट्रीज ने धीरे धीरे कम कर दिया। अभी जो है ना अफगानिस्तान जो है वो ग्रेट डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। वहां की काफी सारी जनता, काफी सारी अफगानी जनता जो है वो गरीबी रेखा से नीचे आ चुकी है। तालिबान की भी मैं आपको बात करूं तो तालिबान के अंदर भी 2 फ्रैक्शन है। एक फ्रैक्शन जो है बहुत कंजर्वेटिव है, वो ये चाहता है कि शरीयत पूरा फॉलो हो, वुमेन्स को कोई राइट ना मिले। एंड देयर इज अ पोर्शन इन तालिबान जो ये चाहते हैं कि ठीक है तालिबान इज गुड बट वुमेन्स को राइट्स दिए जाएं, मतलब भर के जो उनकी डिमांड रहती है। क्योंकि वुमेन्स के साथ इस तरीके से वहां पे ट्रीटमेंट हो रहा है, उनके काफी सारे राइट्स को कर्टेल किया जा रहा है, तो वेस्टर्न कंट्रीज तो वैसे भी बाहर हो जाती हैं, तो उन्होंने अपने रिलेशन कम कर दिए हैं और बाकी कंट्रीज भी धीरे धीरे तालिबान के साथ अपने रिश्ते जो हैं वो कम कर रही हैं। अब तालिबान को जरूरत है किस चीज की? पैसे की, इकोनॉमी की। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कहीं पे भी सरकार तब तक ही अच्छी है जब तक वहां की इकोनॉमी अच्छी है। मैंने आपको जब रशिया यूक्रेन के बारे में बताया था, मैं आपको आज फिर भी बता देता हूं, रशिया पे यूएस इतना ज्यादा इंपैक्ट करने की कोशिश कैसे कर रहा है, वो यूक्रेन को इतने सारे हथियार क्यों सप्लाई करवा रहा है। वो लोग चाहते हैं कि रशिया इस युद्ध के अंदर काफी सारा पैसा खर्च करे और जिससे उनकी इकोनॉमी वीक हो जाए, और इकोनॉमी वीक होती है तब जनता प्रोटेस्ट करने लगती है, जनता प्रोटेस्ट करने लगती है तो तख्ता पलट हो जाता है। तो पुतिन को हटवाने के लिए डायरेक्टली एक क्राइसिस क्रिएट करी जा रही है। अफगानिस्तान में यही हो रहा है कि इकोनॉमी खराब हो रही है। तालिबान के लीडर्स को पता है कि अगर इकोनॉमी खराब रही तो हमको हटा दिया जाएगा, हमको जनता भी हटा देगी और तालिबान के अंदर से हमारे अगेंस्ट में आवाज आने लगेगी।
तो ये सारी कारणों की वजह से तालिबान ने जो है ना अभी स्टेप उठाया है। स्टेप क्या उठाया है? एक $multi-million डील साइन हुई है जिंगजांग सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम एंड गैस कंपनी एंड द तालिबान। ये जो कंपनी है, आप नाम से समझ सकते हो किसकी है, चाइना की है। ठीक है, चलिए, ये फर्स्ट मेजर इकोनॉमिक विन है जब से आपके यहां पे तालिबान आया है अफगानिस्तान के अंदर। ये डील जो है एस्टिमेटेड बताई जा रही है $550 मिलियन के आसपास, और ये बीजिंग को एक्सेस देगी अमू दरिया बेसिन इन द नॉर्दर्न अफगानिस्तान। ठीक है, पहले थोड़ा सा ना अफगानिस्तान का मैप देखते हैं। आपको पता ही होना चाहिए, वैसे ये अपना प्यारा भारत है, ये अफगानिस्तान है। ठीक है, तो अभी आपको मैं एक चीज और बताता हूं कि चाइना का यहां पे क्या फायदा है। चाइना तो किसी और के साथ भी व्यापार कर सकता है ना, तो चाइना अफगानिस्तान के साथ ही क्यों कर रहा है? देखो, चाइना जो है ना अफगानिस्तान के साथ अभी इसलिए आके खड़ा हो रहा है कि चाइना के ऊपर काफी सारे ह्यूमन राइट वायलेशन के आरोप लगते हैं। जिंगजांग रीजन के अंदर उनके यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको वो लोग तंग करते हैं। जिंगजांग रीजन के अंदर एक मिलिटेंट ग्रुप भी है जो चाइना को काफी तंग करता है। चाइना ये चाहता है कि अफगानिस्तान जो है ना उनका सपोर्ट करे उस मिलिटेंट ग्रुप को कर्टेल करने के लिए। दूसरा यहां पे ये भी चाहता है कि इंटरनेशनल लेवल पे चाइना का सपोर्ट किया जाए अफगानिस्तान के द्वारा, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है। तो चाइना यहां पे ये भी कर रहा है। चाइना एक और चीज कर रहा है कि देखो, चाइना का पाकिस्तान तो जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कुछ इस तरीके से निकल रहा है ना, तो वो ये चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो ले आए। तो ये सब कैसे ला सकता है वो? ये सब अपने डेप्ट ट्रैप की वजह से ला सकता है। डेप्ट नहीं, डेट ट्रैप। ठीक है, ये पता होगा वैसे आप लोगों को, जिनको नहीं पता बता देता हूं। स्पेलिंग डेप्ट होती है बट हम बोलते डेट हैं। तो चाइना का डेट ट्रैप क्या है? आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया क्या है? ये मोमोज जैसी कंट्री, बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये आपकी श्रीलंका है। ठीक है, मोमोज जैसी समझाने के लिए बोला है, दिल पे मत ले लेना। श्रीलंका के हबन टोटा पोर्ट का आपको कहानी पता है? आपको श्रीलंका की कहानी पता है? श्रीलंका को इतना सारा पैसा दे दिया चाइना ने, आज श्रीलंका उस पैसे को रिटर्न नहीं कर पा रहा है, और इस वजह से श्रीलंका को अपना ये पोर्ट भी चाइना को गिरवी देना पड़ा और चाइना के सामने हमेशा के लिए झुकना पड़ा। यही चीज पाकिस्तान में भी हो रही है। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? पाकिस्तान ने काफी सारा पैसा जो है उठाया किससे? चाइना से। ठीक है, पैसा उठाने के बाद पाकिस्तान उस पैसे को रिटर्न नहीं कर पाया, जिसके वजह से पाकिस्तान जो है वो चाइना के प्रेशर में आ रहा है। देखो, चाइना की चाहत क्या थी? चाइना की चाहत ये थी कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के थ्रू कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? जब से तालिबान यहां पे सत्ता में आया है ना, तब से तालिबान वर्सेस पाकिस्तान हो गया है। जबकि तालिबान कहीं ना कहीं पाकिस्तान आईएसआई के द्वारा ही क्रिएट किया गया था, लेकिन तालिबान के अंदर एक फ्रैक्शन है तहरीक तालिबान, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट में होता है। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान उनको अलग कर दे, लेकिन तालिबान उनको अलग करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान चाहता है कि उनको मारने पीटने में तालिबान जो है उनकी मदद करे। तालिबान ऐसा नहीं कर रहा है, और तालिबान और पाकिस्तान की बन ही नहीं रही है, तो वो चाइना की क्या मदद करेगा? तो ये सब जियोपॉलिटिक्स है जिसके चक्कर में ये हुआ है। अफगानिस्तान का क्या फायदा है? बिल्कुल, इकोनॉमी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी और लोगों का प्रेशर कम होगा, इकोनॉमी अच्छी होगी तो इनके सत्ता में रहने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर मामले के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस किया, एंड आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें देखो कुछ और तो नहीं है। ठीक है, मैंने आपको देखिए पूरा जियोपॉलिटिक्स मैप के थ्रू ही बता दिया, अपने को इतना करने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की एक स्टेटमेंट आई है। स्टेटमेंट ये आई है, वर्ल्ड इज इन क्राइसिस, इट्स नॉट क्लियर हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट, से पीएम मोदी जी। ठीक है, चलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं, इन्होंने ऐसा कहा है कि भैया वर्ल्ड जो है ना वो क्राइसिस में चल रहा है। बहुत सारी रीजंस समझ सकते हो आप, रशिया यूक्रेन, चाइना इंडिया, यूएस की नहीं बन रही है बहुत सारे कंट्रीज से, रशिया से नहीं बन रही है, तो ये सारी तालिबान, अफगानिस्तान, चाइना अलग पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, वो सबसे अपने पंगे ले रहा है। तो ये इसको इनको कहना था। ऐसा इन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि इंडिया जो है ना वो अभी G20 की प्रेसिडेंसी पाया है ना। G20 की प्रेसिडेंसी में इंडिया के ऊपर काफी सारा दावेदार रहेगा कि भाई वो कैसे चीजों को टैकल कर रहा है जिससे कि पीस एस्टेब्लिश हो। तो उसी पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला कि हम कोशिश करेंगे हमारे टेन्योर में कि चीजें सॉर्टेड हों। अब G20 क्या है, थोड़ा सा G20 के बारे में जानते हैं। देखो लेट 1990s तक ना ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज होती थी ना, डेवलप्ड कंट्रीज, यही लोग अपना आपस में ग्रुप बना के रहती थी। ये बाकी कंट्रीज को सोचती थी अबे यार ये तो गरीब लोग हैं, इनको दूर रखो। बट 1990 के बाद इनको ये बात समझ में आई कि भैया अगर हमें भी प्रोग्रेस करना है,
अगर हमें और अमीर होना है तो हमें इन गरीबों को सामान बेचना पड़ेगा। हाइपोथेटिकली समझा रहा हूं, उसको दिल पे ना लीजिएगा। तो गरीब मतलब इन छोटी कंट्रीज को भी सामान बेचना पड़ेगा। तो ये छोटी कंट्री को सामान बेचने के लिए इनके यहाँ पे पैसा लाना पड़ेगा, मतलब इकोनॉमिकली इनको डेवलप करना पड़ेगा। तब इन्होंने आइडिया दिया किस चीज का, G20 का। 1990s में मैक्सिकन, एशियन, रशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, उसके बाद ये चीज इनको समझ में आई। ठीक है, फिर क्या हुआ, पहले देखो जो G20 थी ना, ये सिर्फ इकोनॉमिकल एंगल से डील करती थी कि भाई इकोनॉमिकली कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे चीजें करी जाएं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट लेटर ऑन ये सारी चीजों को डिस्कस करने लगी। G20 में कौन कौन है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस, अलॉन्ग विथ यूरोपियन यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर कहां है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। स्पेन जो है इसका परमानेंट इनवाइटी है। इसके अलावा और भी इंटरनेशनल एजेंसीज इसके इनवाइटी हैं, जैसे कि यूएन, आईएमएफ, एशियन एंड अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, इतनी चीजें G20 के बारे में क्लियर हुई। G20 के मेंबर्स को याद करने की एक ट्रिक भी है, जो कि मैं आपको कभी नेक्स्ट सेशन में ये आएगा तो मैं बता दूंगा, तो आप इस ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हो। अब G20 क्या है, देखो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया, G20 पैराग्राफ आ गया, तो काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि 70% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी है क्या, या 80% है, 90% है, 60% है। तो ध्यान रखना, इट्स 80% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, 60% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। 1999 में फाउंड हुई थी, जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। पहले जो है फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड आरबीआई, मतलब जो भी सेंट्रल बैंक होते थे हर कंट्री के, उनके गवर्नर्स मिलते थे। लेकिन बाद में जो है लीडर्स भी मिलने लगे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2011 से ये हुआ था, है ना, चेक कर लेना, ये देख लेता हूं लिखा है क्या मैंने, या 2011 से G20 समिट के अंदर एनुअली होने लगी और रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होने लगी और इनके लीडर्स भी मिलने लगे। ये देखिए हमारे एक सेशन का क्लिप है, तो वहीं से मैंने इसकी PDF PPT ले ली थी, तो इसलिए आपको मेरी फोटो भी दिख रही होगी गंदी सी। चलो, G20 डज नॉट हैव अ चार्टर और सेक्रेटरीट। अगर आपसे पूछ लें G20 का हेडक्वार्टर कहां है, तो कहीं भी नहीं है भाई। ठीक है, ये फंक्शन कैसे करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। G20 का जो फंक्शन होता है ना, ये ट्रॉइका के बेसिस पे होता है। ट्रॉइका मतलब 3 कंट्रीज का ग्रुप मिलकर डिसाइड करता है कि किन मुद्दों पे बातचीत होगी। वो 3 कंट्रीज कौन होती हैं, जिनका लगातार प्रेसिडेंसी मिलती है। जैसे कि अभी ट्रॉइका के मेंबर्स कौन हैं, इटली 2021 में इन्होंने हेड करी थी, इंडोनेशिया 2022 में इन्होंने की थी, 2023 में अपना इंडिया करेगा। तो ये मिलकर ट्रॉइका बन रहा है एंड दे विल डिसाइड कि क्या होना है। G20 के अंदर हर कंट्री के शेरपाज होते हैं। शेरपाज मतलब जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बातों को रख रहा है। तो भारत के शेरपा का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, बाकी तो आपको इसमें कुछ और कांस जानने की जरूरत है नहीं। इसके बाद देखो, द हिंदू पढ़ते हो ना, तो MK नारायण साहब के आर्टिकल जरूर पढ़ा करो। आपको ये इंटरनेशनल रिलेशन में भी हेल्प करेगा, एक पर्सपेक्टिव डेवलप में भी हेल्प करेगा, करंट अफेयर्स में भी हेल्प करेगा। बहुत ही अच्छे आर्टिकल से लिखते हैं। अभी इनका एक आर्टिकल आया है, एंटरिंग ए ईयर ऑफ अनसर्टेनिटी। तो डायरेक्टली यहां से कोई नोट्स नहीं निकल रहा है आपके एग्जाम के लिए, लेकिन ये क्या कहना चाह रहे हैं ना, मैं वही आपको समझा रहा हूं। ठीक है, जो मोदी जी ने बोला है उसी को इन्होंने भी बोल दिया है। इन्होंने यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स को लिया है। जैसे कि अगर आप वर्ल्ड में ऑर्डर देख लो, तो नेटो वर्सेस रशिया चल रहा है, इसको मैं यूक्रेन वर्सेस रशिया भी कह सकता हूं, है ना। फिर फिनलैंड स्वीडन वर्सेस रशिया भी कह सकता हूं। तो ये 3 क्राइसिस तो हमने यही देख ली। फिर हम देख रहे हैं तालिबान के बारे में, फिर हम देख रहे हैं चाइना के बारे में, फिर इंडिया पाकिस्तान तो चलता ही था, अब इंडिया चाइना भी हो गया है ना। ये सिर्फ यहीं आके नहीं खत्म हो रही है। इसके अलावा जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, जैसे पेरू हो गया और भी बहुत सारी हो गई, ब्राजील हो गया, वहां पे बड़ी अनसर्टेनिटी चल रही है, सत्ता पलट हो रही है। आप अपने पड़ोसी देशों में देख लो, भारत के पड़ोसी देशों को देखें, श्रीलंका में हालत खराब है ना, म्यांमार में हालत खराब है, पाकिस्तान की तो हालत डामाडोल रहती ही है। उधर हमारे और पड़ोसी अफगानिस्तान बिल्कुल हाथ खड़े करके बैठे हुए हैं। इंडिया के अंदर आप देख सकते हो कि JNK वाले प्रॉब्लम्स रहती हैं। उसके बाद आप चाइना इंडिया के बीच में देख रहे हो, प्रॉब्लम्स चली जा रही हैं, खत्म ही नहीं हो रही हैं। तो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी चल रही है। वही इन्होंने पूरे अपने आर्टिकल में बातें लिखी हैं, कोई एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है, लेकिन हाँ आर्टिकल आप अपने रीडिंग के लिए पढ़ सकते हो, इंग्लिश इंप्रूव होगी, प्लस कुछ नॉलेज आपकी बढ़ेगी। यहां पे देखो, आज ही के हिंदू में एक आर्टिकल निकला है, पेरू इन पेरिल। ये क्या है, पेरिल का मीनिंग सर्च करना,
फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या मीनिंग था। यहां पे देखो क्या हुआ है, पेरू में ना क्राइसिस चल रही है। पेरू एक कंट्री है, कहां स्थित है ये मैं आपको मैप के थ्रू इसको समझा देता हूं। देखो मेरा एक हमेशा एक मानना है एक चीज के ऊपर, जब भी आप किसी कंट्री के बारे में पढ़ो ना, डायरेक्ट मत रटो, तुरंत गूगल पे उसकी लोकेशन देख लो। इससे आप बिलीव मी आपको ज्यादा याद रहेगा उस कंट्री के बारे में, उस न्यूज के बारे में, करंट अफेयर के बारे में। तो देखो ये अपना प्यारा भारत है और यहां पे आपका क्या है, पेरू, ठीक है। इसकी एक घटना है, घटना क्या है, इन इंसान के बारे में घटना है। ये इंसान कौन है अभी हम इसको भी जानते हैं। तो अभी क्या हुआ, वहां पे 17 सिविलियंस की, एक पुलिस ऑफिसर की मंडे में सोमवार को एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के दौरान मृत्यु हो गई। पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है पेरू के अंदर। ये क्या हुआ, पेरू के अंदर ना एक अभी प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है डीना बोलरेट, ठीक है, और इनके प्रीडिसेसर जो थे वो थे पेड्रो कास्टिलो। ये जो फोटो मैंने आपको दिखाई है ना, ये पेड्रो कास्टिलो की है। हु इज पेड्रो कास्टिलो? देखो पेड्रो कास्टिलो ना एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे और उन्होंने वहां की सत्ता में अपनी विजय हासिल करी, वहां पे ये प्रेसिडेंट भी बन गए, लोगों का काफी सपोर्ट भी आया, क्योंकि पेरू में देखो क्या था, बहुत करप्शन था, बहुत प्रॉब्लम थी। तो एक आम आदमी, समझ रहे हो आप, हमारे देश में भी हुआ था ना, एक आम आदमी की लहर आई थी, लोगों ने बहुत वोट दे दिया था, पर बाद में सारी चीजें वैसी हो गई। तो एक आम आदमी जो है वो सत्ता में आता है, लोगों को बहुत उम्मीद थी, लेकिन एक्सपर्टीज तो नहीं थे ना, इनको एक्सपर्टीज तो टीचिंग की थी। अब मुझे पढ़ाने की एक्सपर्टीज है, मुझे कह दें अभी कोई स्टेट को रन करने के लिए, भाई सीखने में 2-4 साल लग जाएंगे। तो वही चीज हुई है इनके साथ कि भाई इनको चलाना नहीं आ रहा था, जिससे बहुत ज्यादा क्राइसिस होने लगी इकोनॉमिकली, करप्शन भी इनके टाइम पे बढ़ने लगा। तो इस वजह से इनको भी सत्ता से इधर उधर तामझाम लगा के हटा दिया गया। अब जब इनको हटा दिया गया, किसके द्वारा हटाया गया, डीना बोलरेट के द्वारा। जब इनको हटाया गया तो इनको जेल में डाल दिया। कहां डाल दिया गया, जेल में। लेकिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उन्होंने इस बात को नहीं समझा कि इनके पास ना देश के आम आदमी का सपोर्ट है, क्योंकि आम आदमी इनसे रिलेट करता है। जब इनको जेल में डाला गया तो इनके सपोर्टर्स ने वायलेंस स्टार्ट किया, प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, उनको बहुत बुरी तरीके से बार्बरिक तरीके से इन्होंने उस वायलेंस को कुचलने की कोशिश करी। लेकिन ये चीजें एक अलग लेवल पे क्राइसिस क्रिएट कर चुकी हैं, जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, ठीक है। अब फाइनल इसका देखो सॉल्यूशन यही हो सकता है, डिमांड यही है प्रोटेस्टर्स की, इलेक्शंस जल्दी कराओ जिसमें वापस से हमारे साहब आ जाएं। दूसरा ये है कि भाई देखो जो ये आपके क्या नाम है इनका, व्हाट इज नेम यार, जस्ट अ सेकेंड, हाँ बोलोरेट जी जो है ना, चलो ये मान लेते हैं कि इनके सपोर्टर से कह रहे हैं कि मिस्टर कास्टिलो को वापस से ले आओ, पर ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि भाई अभी सत्ता से हट चुके हैं, ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो आप इलेक्शन पहले करा सकते हो, दूसरा इनको जेल से रिहा कर दो कि इनके सपोर्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना वो बंद हो जाए। तो ये एक तरीका है जिसकी वजह से पेरू में भी क्राइसिस सॉल्व की जा सकती है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। और भी इसमें लंबी कहानी है बट अपने को वो जानने की जरूरत नहीं, मैंने आपको शॉर्ट में समराइज फॉर्म में पूरी कहानी समझा दी है। अब यहां पे देखिए, अभी हम तालिबान का वुमेन वाला मामला सुन रहे थे कि कैसे वुमेन्स को राइट से दूर रखा जा रहा है। तो उसी के अंदर एक चीज समझो कि ऑस्ट्रेलिया ने एक अभी क्रिकेट सीरीज होने वाली थी अफगानिस्तान के साथ, तो तालिबान के वजह से ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को इस सीरीज को खेलने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भैया जिस कंट्री के अंदर महिलाओं को कोई राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं उस कंट्री के साथ हम कोई गेम नहीं खेलेंगे, और इसी वजह से ये जो पर्टिकुलर सीरीज है ये सस्पेंड हो गई है। इसके बाद एक और न्यूज है स्पोर्ट्स की, फॉर्मर इंग्लैंड बैटर बैलेंस स्टार्स ऑन जिम्बाब्वे डेब्यूट। इनका नाम है गैरी बैलेंस। अगर आप क्रिकेट लंबे समय से फॉलो करते हो तो ये 2017-18 के दौरान इंग्लैंड में खेलते भी थे। आज की डेट में इनकी एज है 33 ईयर्स। अब ये जिम्बाब्वे के लिए खेल रहे हैं। तरीके होते हैं, शादी हो जाती है तो वहां की नागरिकता ले लेते हैं, इस तरीके की चीजें होती हैं। आपने इयन मॉर्गन का नाम सुना होगा, तो एन मॉर्गन जो है ना वो पहले आयरलैंड से खेलते थे, फिर इंग्लैंड से खेलने लगे। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। अब ये सब क्वेश्चंस ना, ये हो गया, इससे पीछे वाला हो गया, ये आपके क्लैड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ओलेट के लिए है। अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट जो भी आप देंगे उसके लिए इस तरीके के वन लाइनर वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आप ध्यान रखिएगा। एक चीज और है यार, क्या है वो, एक चीज और ये है कि भाई आप जो है इन सारे आर्टिकल्स को समझ, नोट्स कैसे बनाएं। तो जैसे पेरू है, ये क्लैड के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इसके बारे में नोट करिए। आप जो है G20 के बारे में नोट करिए, ठीक है।
इसके बाद आप जो है ये अफगानिस्तान वाला मैटर पूरा नोट करिए। तो क्लैट में देखो थोड़ा सा टॉपिक वाइज वाली चीजें आती हैं जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होती है, बड़ी होती हैं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है। वन लाइनर टाइप के लिए आप ओलेट के लिए कर सकते हो, ठीक है। और यही है, इसी तरीके से चीजें हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले देखिए हमने आपके चाइना ऑयल गैम्बिट इन तालिबान अफगानिस्तान, ये कल की न्यूज थी, वो देखा है। बाकी न्यूज़पेपर में ये आज आया है, हिंदू में कल आ गया था। इसके बाद आपने देखा यहाँ पे रिगार्डिंग G20 के बारे में डिटेल से जाना, इसका कॉन्टेक्स्ट समझा कि अभी इसके बारे में बात क्यों हो रही है। फिर हमने यहाँ पे देखिए डिटेल में जाना रिगार्डिंग किसके बारे में, हमने जाना अनसर्टेनिटी क्यों चल रही है वर्ल्ड में। फिर हमने पेरू इन पेरुल में क्या कहानी चल रही है वो पूरा जाना, इसकी लोकेशन देखी। अभी तालिबान के ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने एक एक्शन लिया है, क्रिकेट टीम ने उनके, और एक ही छोटी सी न्यूज़ हमने यहाँ पे कवर करी। ठीक है, तो यही आज का हमारा शॉर्ट एंड स्वीट सेशन था एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।